जसकीरत सिंह रांगे। हाँ, कहानी में हमारे सामने एक 21 साल का लड़का है, जसकीरत सिंह रांगी, जो रणवीर सिंह ने निभाया है। वो आर्मी में जाना चाहता है, मतलब उसकी आंखों में देश की सेवा करने के सपने हैं। एक बहुत ही सीधा साधा सपना। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया पलट कर रख देता है। उसके पिता की हत्या कर दी जाती है और उसकी बहनों के साथ बेहद क्रूर तरीके से गैंगरेप को होता है। जब 2 साल बाद अजय सान्याल नाम का किरदार उसे ऑपरेशन धुरंधर के लिए चुनता है, जिसे आर माधवन ने निभाया। एक तरह से वो सिस्टम का चेहरा है। हाँ, और सिस्टम को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर इतनी आग है, इतना गुस्सा है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। राइट। तो सान्याल उस व्यक्तिगत बदले की आग को एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के एक हथियार में बदल देता है। साल 2009 में अब वो जसकीरत नहीं रहा, वो हमजा अली मजारी बन चुका है। वो रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना के किरदार को मारता है, जिसके बाद ल्यारी पर अरशद पप्पू का कब्जा हो जाता है, जिसे अश्विंदर ने निभाया है। जी। हमजा बाहर से कोई फायरवॉल तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो सिस्टम के अंदर घुस रहा है, सिस्टम के कोड का ही हिस्सा बन रहा है, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम अंदर से ही क्रैश हो जाए। वो हत्या कोई आम गोलीबारी नहीं है, ये इतनी वीभत्स, इतनी क्रूर है कि पाकिस्तान सरकार को मजबूर होकर उसे गिरफ्तार करना पड़ता है। हाँ, आदित्य धर के निर्देशन का जो विजन है, मतलब स्रोत भी उनके कन्विक्शन यानी दृढ़ विश्वास की बहुत तारीफ करते हैं। अब फिर भी फिल्म के कुछ दृश्य इतने दमदार हैं कि वे पलक नहीं झपकाने देते। अरे वो एक्शन सीन्स। बिल्कुल। स्रोत के आधार पर अगर हम फिल्म के सबसे बेहतरीन पलों का जिक्र करें तो वो इंटरवल का चौंकाने वाला मोड़, फिर इंटरवल के तुरंत बाद का वो पागलपन, येलिना का हमजा से वो आमना सामना। हाँ, और वो हाईवे का पागलपन, मतलब हाईवे वाला एक्शन सीक्वेंस, और अंत में अजय को आने वाला वो एक वीडियो कॉल, और फिल्म का बेहतरीन फिनाले एक्शन। हाँ, सिनेमैटोग्राफी बहुत शानदार है। लेकिन मैं चर्चा में एक बात जोड़ना चाहूंगी। मुझे लगता है कि इन दृश्यों का प्रभाव सिर्फ एक्शन की वजह से नहीं है। अच्छा, तो फिर किस वजह से है? ये उस बेचैनी के वजह से है जो वास्तविक जीवन के लोगों और घटनाओं के जो रियल लाइफ रेफरेंस है, उन्हें जोड़ने से पैदा होती है। जब आप पर्दे पर कुछ ऐसा देखते हैं जो असल जिंदगी से मेल खाता है, तो वो डर, वो टेंशन बहुत असली लगने लगती है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और अगर हम विश्लेषण करें तो ये जो हाई स्टेक्स एक्शन दृश्य हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना नहीं है। ये दृश्य कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये दिखाते हैं कि हमजा सिस्टम के कितने गहरे, मतलब कितने अंदर तक प्रवेश कर चुका है, जहां से अब कोई वापसी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस, जो कि उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ काम बताया जा रहा है। हाँ, मतलब पहले भाग में वो थोड़े फीके लगे थे लोगों को, लेकिन इस बार वो पूरी तरह छा गए हैं। खास तौर पर उनके जो भावनात्मक दृश्य हैं, उन्हें तो आत्मा को झकझोर देने वाला कहा गया है। और सह कलाकारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल, जैसे अर्जुन रामपाल का वो खूंखार अवतार, खासकर उनके पिता के साथ वाले जो दृश्य हैं वो बहुत ही डरावने हैं। हाँ, और संजय दत्त का वो लंबा भरोसेमंद रोल, आर माधवन और राकेश बेदी का बेहतरीन काम। सारा अर्जुन का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है यहाँ। अरे हाँ, उनका स्क्रीन टाइम भले ही कम हो, लेकिन उन्हें इस फिल्म की आत्मा कहा गया है। साथ ही दानिश पांडोर का समर्थन, सौम्या टंडन, अश्विंदर और दानिश इकबाल, जिन्होंने बड़े साहब का किरदार निभाया है। और सलीम सिद्दीकी जैसे कलाकारों का प्रभाव भी बहुत गहरा है। और हाँ, यामी गौतम धर का एक बहुत ही मासी कैमियो भी है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। और इन बेहतरीन परफॉर्मेंस को मतलब एक संपूर्ण पैकेज बनाने का काम किया है पर्दे के पीछे की टीम और संगीत ने, जिसने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस का बादशाह ही बना दिया है। संगीत का जादू तो खैर सिल चढ़कर बोल रहा है। शाश्वत सचदेव का संगीत, हाँ, भले ही पहले भाग जितना लेजेंडरी ना हो, पर असरदार बहुत है। बिल्कुल। आरी आरी और जान से गुजरते हैं जैसे गाने, और डेस्टिनी मन अटक्या, मतलब इन गीतों ने माहौल को और भी गहरा कर दिया है। और अरिजीत सिंह की आवाज में जो फिर से गाना है, वो तो सच में दिल को छू लेने वाला है। हाँ, और बैकग्राउंड स्कोर को कैसे भूल सकते हैं। बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। एकदम सही। पर फिर भी बॉक्स ऑफिस पर तो इसने कमाल ही कर दिया। भाग की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है। और अब तो ये अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने की राह पर है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये संगीत और उस डार्क माहौल का जो तालमेल है ना, उसी की वजह से है। हाँ, तकनीक और संगीत मिलकर एक ऐसी लंबी फिल्म को भी अंत तक मनोरंजक बनाए रखते हैं, दर्शकों को बोर नहीं होने देते। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट है कि धुरंधर द रिवेंज सिर्फ एक सीक्वल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कहानी कहने के तरीके, एक्शन और भावनाओं का एक संपूर्ण पैकेज है, जिसका अंत बहुत ही मार्मिक है और अप्रत्याशित भी, लेकिन कहानी के लिहाज से पूरी तरह से उचित है। और श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे कोई रचनाकार जैसे आदित्य धर भारी अपेक्षाओं और हाइप के दबाव में भी अपनी कहानी के मूल यानी उसके इमोशन से समझौता नहीं करता। हाँ, वो अपने विजन पर टिके रहे। बिल्कुल। और यही बात एक सामान्य फिल्म को मास्टरपीस बनाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जाने से पहले यहाँ एक विचार है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। बताइए। हमने बात की कि फिल्म में असल जिंदगी की घटनाओं और असली लोगों के संदर्भ है। तो जब कोई फिल्म सिनेमाई आजादी और अत्यधिक हिंसा के साथ असल जिंदगी की घटनाओं को पर्दे पर मिला देती है, हाँ। तो क्या इससे असली इतिहास को देखने का दर्शकों का नजरिया बदल जाता है? मतलब क्या हम इतिहास को उस हिंसा के चश्मे से देखने लगेंगे, या फिर इसे सिर्फ पर्दे पर मिलने वाले रोमांच की तरह ही देखा जाना चाहिए? ये तो सच में सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद भी आपके साथ रहता है और आपको बहुत देर तक सोचने पर मजबूर करेगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहिए और सिनेमा के नए प्रयोगों को समझते रहिए।